हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 34। वंश मुन्ना के साथ था। वह रात भर जागकर उसका ख्याल रखने लगा। सुबह होते होते वंश को नींद आ गई। वह वहीं मुन्ना के बगल में सो गया। रात भर गौरी सोई नहीं। वह सो ही नहीं पाई क्योंकि वह रात भर मुन्ना के बारे में सोचकर रोती रही और परेशान होती रही। अगली सुबह गौरी उठी और ऊपर छत पर चली आई। गौरी का मन बहुत बेचैन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह वंश और मुन्ना को कैसे फेस करे। उसे दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनना था और ये गौरी नहीं करना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो एक खिलौना बन चुकी है। छोटे भाई को पसंद आया तो बड़े भाई ने उसे सौंप दिया। गौरी की आंखों के सामने मुन्ना के साथ बिताए पल आने लगे। वो पल जिनमें प्यार था, परवाह थी, रूठना मनाना और मुस्कुराना। गौरी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह बनारस आने के लिए खुद को कोस रही थी। कुछ देर बाद गौरी को ढूंढते हुए प्रिया वहां चली आई। उसने गौरी को अकेले खड़े देखा तो कहा, हे गौरी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? और वैसे कल रात तुम कहाँ थी? तुम्हारी मुन्ना से बात हुई ना? तुम दोनों के बीच सब सही हो गया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब तो दो। मुझे यहां से जाना है प्रिया, मुझे यहां से ले चलो प्लीज, गौरी ने लगभग रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी भावनाओं को रोक पाने में असमर्थ थी। प्रिया ने देखा तो गौरी से कहा, क्या हुआ गौरी, सब ठीक है ना? तुम रोना बंद करो। कहते हुए प्रिया ने उसे गले लगाया और चुप कराने लगी। गौरी को तकलीफ में देखकर प्रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। वह गौरी की पीठ सहलाते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मेरे प्लान की वजह से तुम्हें और ज्यादा हर्ट होगा। मैंने सोचा नहीं था गौरी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। ये जो कुछ हो रहा है मैं नहीं सह पा रही हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, कहीं दूर प्लीज, गौरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। प्रिया उसकी तकलीफ समझ रही थी, इसलिए उसने उसे थोड़ी देर गले लगाए रखा और फिर नीचे ले आई। नीचे आकर प्रिया ने रितु से अपना बैग पैक करने को कहा और खुद अपने बैग के साथ साथ गौरी का बैग भी पैक करने लगी। काशी उस वक्त बाहर थी। राधिका, अंजलि और उसके मम्मी पापा वापस जा रहे थे। काशी उन्हें बाय बोलने आई थी। उनके जाने के बाद काशी अपने कमरे में आई। देखा रितु और प्रिया बैग पैक कर रही है तो गौरी खामोश बिस्तर पर आ बैठी। तुम लोग इतनी जल्दी पैकिंग कर रहे हो? हम लोग तो शाम में निकलने वाले हैं ना। और तुम्हें क्या हुआ है मैडम? वैसे कल रात तुम कहाँ थी? क्या मुन्ना भैया के साथ थी? तुम्हारी बात हुई उनसे? काशी ने पूछा। उसे मुन्ना के नाम से टॉर्चर करना बंद करो, प्रिया ने थोड़ा गुस्से से कहा। क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? गाइस हुआ क्या है, कोई बताएगा? काशी ने हैरानी से पूछा। प्रिया ने जैसे ही बोलना चाहा, गौरी ने उसे रोक दिया और खुद काशी के सामने चली आई। काशी हैरानी से गौरी को देखने लगी। गौरी ने अपना मन शांत किया और कहा, हाँ, कल रात में उससे मिली थी एंड आई रियलाइज कि मान और मैं एक दूसरे से बहुत अलग है। हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। अब तक हमारे बीच जो कुछ भी था वो बहुत अच्छा था एंड आगे भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। बट ये प्यार व्यार मेरे बस का नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे घूमना फिरना, पार्टीज करना बहुत पसंद है और मान थोड़ा बोरिंग टाइप है। प्लीज तुम बुरा मत मानना। ये सब बोलकर मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती। उसे और लड़की मिल जाएगी, शायद कोई ऐसी जो उसके साथ परफेक्ट रहे। काशी ने सुना तो उसे एक झटका लगा। मुन्ना और गौरी को साथ में खुश देखकर उसने सोचा था कि गौरी उसकी भाभी बनेगी और वो कैसे मान सकती थी कि गौरी और मुन्ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा तो गौरी ने कहा, और तुम सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम भी हम सबके साथ इंदौर जाने वाली हो। चलो जल्दी से अपना बैग पैक करो, तब तक मैं आई बाबा और अंकल आंटी से मिलकर आती हूँ। काशी उसे रोकती इससे पहले ही गौरी वहां से चली गई।
काशी प्रिया के पास आई और कहा, उसे क्या हुआ है? उसने ऐसा क्यों कहा? शायद उसके सर से प्यार का भूत उतर चुका है। रितु, ये अपना टॉप रखो। प्रिया ने रितु की तरफ जाते हुए कहा। काशी समझ नहीं पा रही थी कि वह भी रितु और प्रिया के साथ मिलकर अपना बैग पैक करने लगी। गौरी आई बाबा और शिवम से मिली और किचन में सारिका के पास चली आई। सारिका उस वक्त चाय बना रही थी। गौरी ने गैस के पास आकर चाय की खुशबू लेते हुए कहा, इंदौर जाकर पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस करूंगी? क्या? सारिका ने मुस्कुराकर पूछा। आपके हाथों से बनी ये चाय। पता है आंटी, आप जितनी खूबसूरत है, मतलब मुझसे भी ज्यादा, उतना ही अच्छा टेस्ट आपके हाथ से बने खाने और चाय में है। मतलब परफेक्ट वुमन। गौरी ने सारिका की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो फिर कुछ दिन और रुक जाओ। सारिका ने कहा। मैं तो रुक जाती आंटी, लेकिन ये शहर मुझे कुछ रास नहीं आया। गौरी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। फिर तो शायद तुमने इस शहर को समझा ही नहीं। इस शहर की एक खास बात बताऊं? ये शहर हमसे जितना लेता है ना, बदले में हमें उससे कई गुना ज्यादा वापस देता है। इस शहर में आने वाला हर शख्स यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना मन यहीं छोड़ जाता है। इस शहर की हवा ऐसी है कि नफरत को भी प्यार में बदल दे। वैसे जाने से पहले तुम्हें इस शहर की सबसे खास जगह जरूर जाना चाहिए। हो सकता है वहां जाने के बाद ये शहर तुम्हें वापस जाने ही ना दे। सारिका ने अपने बनारस शहर की तारीफ में कहा। ऐसी कौन सी जगह है आंटी? गौरी ने पूछा। बाबा विश्वनाथ मंदिर। सभी घर वाले काशी और शक्ति के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तुम भी सब चलो। वैसे भी इंदौर तो आज रात में निकलना है ना, तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगेगा। सारिका ने प्यार से कहा। सारिका ने इतने प्यार से कहा कि गौरी मना नहीं कर पाई। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो सारिका ने उसे एक कप चाय दी और वहां से चली गई। निशी वंश के कमरे में आराम से सो रही थी। उसे एहसास भी नहीं था कि अंजलि जा चुकी है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। वह अंगड़ाई लेते हुए उठी और देखा अंजलि उसके बगल में नहीं है, बल्कि वहां एक पेपर रखा हुआ है। निशी ने उस पेपर को उठाया और पढ़ने लगी। मैं मम्मी पापा के साथ वापस जा रही हूँ। सॉरी, मैं आपको बाय नहीं बोल पाई। आप बहुत गहरी नींद में थी और मुझे आपको उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। आप बहुत प्यारे हो। मैं घर जाकर आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। मैंने अपना नंबर नीचे लिखा है, मुझे फोन करना। और हाँ, मेरी वंश भैया को ज्यादा तंग मत करना, वो बहुत अच्छे हैं। अंजलि। निशी ने पढ़ा तो सुबह सुबह मुस्कुरा उठी। उसने कागज मोड़कर अपने ट्राउजर की जेब में रख लिया और अंगड़ाई लेते हुए वंश के कमरे में घूमने लगी। वंश का कमरा काफी अलग और मजेदार था। निशी घूमकर पूरा कमरा देखने लगी। दीवार पर एक तरफ वंश की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। निशी उन्हें देखते हुए खुद भी पोज बनाने लगी और फिर हंस पड़ी। वह शीशे के सामने आई और वंश की एक्टिंग करते हुए कहा, अगर तुम बनारस आई तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चिरकुट। निशी फिर मुस्कुराने लगी। आज ये मुस्कुराहट रोजाना से कुछ अलग थी। अगले ही पल निशी को वो पल याद आया जब वंश उसके करीब आकर उसके झुमके को बालों से आजाद कर रहा था। निशी फिर मुस्कुराने लगी। उसके गाल गुलाबी होने लगे। उसने वहीं पास में टेबल पर से कलर को उठाया और शीशे पर लिखा, आई थिंक यू आर क्यूट। चिरकुट। निशी बेटा, सारिका ने कमरे में आते हुए कहा। सारिका की आवाज सुनकर निशी हड़बड़ाई और जल्दी से पलट गई। वह शीशे के सामने खड़ी रही ताकि सारिका वहां लिखे वो शब्द देख न पाए। हम तुम्हें उठाने के लिए ही आए थे। ये तुम्हारी चाय, और इसे पीने के बाद तैयार हो जाओ। सभी घर वाले बाबा विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। सारिका ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक यू आंटी। आंटी, आई एम सॉरी, वो कल रात में यहीं सो गई थी। निशी ने कहा। इट्स ओके बेटा, वैसे भी वंश कल रात से घर नहीं आया है, शायद मुन्ना के घर रुक गया होगा। तुम चाय पीकर नीचे आ जाना। कहते हुए सारिका वहां से चली गई। निशी ने चैन की सांस ली। सारिका ने शीशे पर लिखे शब्द नहीं देखे। वह जल्दी से उन्हें मिटाने को पीछे पलटी, लेकिन नहीं मिटा पाई।
और फिर आकर चाय का कप उठाते हुए बड़बड़ाई, ये चिरकुट भी ना पता नहीं कहाँ है, कल से गायब है। वैसे भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं, छोड़ो उसे। निशी ने चाय पी और नीचे चली आई। सभी घर वाले तैयार होकर बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल गए। काशी को उदास देखकर शक्ति ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, वो थकान की वजह से ये सब, काशी ने मुस्कुराकर कहा। वह शक्ति को परेशान करना नहीं चाहती थी। सभी मंदिर के बाहर पहुंचे। शिवम, मुरारी, आई, बाबा, सारिका, अनु, काशी, शक्ति, ऋतु, प्रिया, निशी और गौरी। आज भीड़ रोजाना से ज्यादा थी, इसलिए मुरारी ने कहा, बाबा वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। देखो मुरारी, वीआईपी दर्शन से हमको कोनो परहेज नहीं है, पर बाबा के दर्शन इतनी आसानी से मिल जाए तो मजा नहीं आएगा, इसलिए लाइन में लग कर जाएंगे, क्या समझे? बाबा ने मुरारी की तरफ बात करते हुए कहा। अरे बाबा, दिल की बात कह दी आप तो। अब क्या है कि जब विधायक थे तो वीआईपी दर्शन की आदत थी, बहुत ही दिन बाद लाइन में लगकर दर्शन करेंगे, मजा आ जाएगा। मुरारी ने कहा तो शिवम मुस्कुरा उठा और सब लाइन में लगकर आगे बढ़ गए। निशी अपना फोन गाड़ी में भूल आई थी, इसलिए वो वापस चली गई। सबसे आगे आई बाबा थे, उसके बाद शिवम, मुरारी, अनु, फिर शक्ति, काशी और उनके दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ गई। सारिका रुकी हुई थी क्योंकि निशी नहीं आई थी। माँ, इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वंश ने दूसरी तरफ से आकर सारिका से कहा। आ गई तुम? सभी घर वाले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। और ये मुन्ना कहाँ है? सारिका ने देखा वंश अकेला है। मुन्ना की तबीयत खराब है तो वो घर पर आराम कर रहा है, चलिए चलते हैं, वंश ने कहा। हाँ, 1 मिनट, निशी आ जाए, वो गाड़ी में अपना फोन लेने गई है। सारिका ने दूर नजर दौड़ाते हुए कहा। माँ, आप चलिए, मैं उसे लेकर आता हूं, वंश ने लाइन में बढ़ती भीड़ देखकर कहा। पक्का ना, कहीं भाग मत जाना, दर्शन करने जरूरी हैं, सारिका ने कहा और चली गई। आगे जाकर सारिका भी अनु के साथ लाइन में लगकर आगे बढ़ गई। वंश वहीं रुककर निशी का इंतजार करने लगा। रात में ना सोने की वजह से उसे उबासियां आ रही थी। दूसरा जल्दी में नहा कर आया था, इसलिए उसके बाल भी थोड़े गीले थे। कुछ देर बाद निशी आई। वंश को मंदिर के बाहर देखकर उसका मन खुशी से खिल उठा, लेकिन अपनी खुशी को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, सब कहाँ गए? सब आगे चले गए, चलो लगो लाइन में, कहते हुए वंश पलट गया। निशी उसके आगे चलने लगी तो वंश ने कहा, तुम्हें पता है आगे कहाँ जाना है? निशी ने नाम ही गर्दन हिला दी तो वंश ने कहा, देन फॉलो मी। निशी वंश के पीछे चली आई और दोनों साथ साथ चलने लगे। निशी तो संकरी गलियों में बनी चमचमाती दुकानों को देखे जा रही थी। वह पहली बार बनारस आई थी और ये सब उसने पहली बार देखा था। नए लोग, नई भाषा, नए चेहरे, सब निशी को आकर्षित कर रहे थे। वंश खामोशी से आगे बढ़ रहा था। लाइन काफी लंबी थी और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लगने वाला था। वंश चुपचाप चल रहा था कि पीछे से धक्का लगने की वजह से निशी उससे जा टकराई। वंश पलटा, उसके कुछ कहने से पहले ही निशी ने कहा, वो पीछे से किसी ने धक्का मारा। ओ चचा, जरा देख के आहिस्ता से चलो यार, इतनी घई काहे है? वंश ने अपनी लोकल टोन में कहा। निशी ने सुना तो उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। देख के ही चल रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है तो वीआईपी दर्शन करा लो, आदमी ने कहा तो वंश उसे घूरने लगा। उसने देखा निशी के पीछे कुछ लड़के हैं जो उसे देख रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उसने निशी को अपने आगे आने को कहा और खुद पीछे चला आया ताकि फिर से ऐसा कुछ ना हो। निशी को अच्छा लगा और दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। मंदिर के कॉरिडोर में पहुंचकर वंश रुका और अपने गीले बालों में से हाथ घुमाने लगा तो निशी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मैं जल्दी जल्दी में नहा कर आया ना तो बाल सुखाना भूल गया, अब ये गीले हैं और मैं नहीं चाहता नहाए हुए पानी के छींटे मंदिर के आंगन में पड़े, इसलिए इन्हें सुखा रहा हूं, वंश ने कहा।
वंश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशी खामोशी से उसे देखने लगी। जैसा वंश था, निशी को लगा नहीं था कि वो मंदिर का इतना सम्मान करता होगा। आज खुशकिस्मती से निशी ने जींस और टॉप पर गले में स्कार्फ डाल रखा था। उसने उसे निकाला और उससे वंश के बाल पोंछने लगी। निशी इतनी लगन से ये कर रही थी कि वंश उसे रोक नहीं पाया और खामोशी से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। वंश के बाल लगभग थोड़े सूख चुके थे। निशी ने उन्हें अपने हाथों से सही करते हुए कहा, हो गया, अब चलें? उससे पहले तुम्हें हाथ धोने की जरूरत है। कहते हुए वंश उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लगे नल के पास ले आया और अपने हाथों से उसके हाथ धोने लगा। निशी बस प्यार भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। वंश ने उसका स्कार्फ लिया और उसे भी मंदिर से बाहर ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ देर पहले निशी ने उससे उनके बाल पोंछे थे। निशी के लिए आज का दिन बहुत खास बन चुका था। दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और जैसे ही बाहर आए, निशी का पैर उलझा। वह गिरती से पहले ही वंश ने अपना हाथ उसकी ओर कर दिया ताकि वह उसे थाम सके। निशी गिरने से बच गई और दोनों बाकी घर वालों के पास चले आए। वंश मंदिर आया ये देखकर आई तो उसकी बलाएं लेने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वंश मंदिर में कम ही आया करता था। सभी घूमकर मंदिर देखने लगे। मुरारी सभी लड़कियों को वहां की विशेषता बताते हुए मंदिर दिखाने लगा। सारिका आई अनुवंश के साथ घूमने लगी। निशी पलटकर बार बार वंश को देखती और उसे सारिका के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा उठ। जैसा कि सारिका ने कहा था, मंदिर आकर गौरी का मन काफी शांत हो चुका था। कॉरिडोर में खड़े होकर उसने मंदिर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े और आंख मूंदकर कहा, महादेव, सुना है आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस शहर से जाने से पहले मैं मान की सारी परेशानियां अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। उसके दर्द और तकलीफें कम कर दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए। सभी मंदिर से बाहर चले आए। सकरी गलियों में चलते हुए सभी अलग अलग ग्रुप में बट गए। काशी और शक्ति साथ साथ चल रहे थे। शक्ति एक दुकान पर रुका और काशी के लिए कुछ कंगन खरीदने लगा। उन्हें साथ देखकर गौरी, रितु और प्रिया ने भी उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया और तीनों अपने लिए दूसरी दुकान पर कुछ देखने लगी। सारिका और आई साथ साथ चल रहे थे। बाबा मुरारी से बनारस की राजनीति के बारे में चर्चा करते हुए आगे चल रहे थे, तो वहीं अनु अपने जीजू यानी शिवम के साथ बातें करते हुए मुरारी की शिकायतें करते हुए चल रही थी। बचे निशी और वंश। वो एक बार फिर सबसे आखिर में चले आए और साथ साथ लेकिन खामोश। वंश ने निशी को एक नजर देखा और मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं ये घर वालों ने हम दोनों को एक साथ क्यों छोड़ा है। वैसे आज ये इतनी शांत कैसे है। हमेशा तो मुझे काटने को दौड़ती है। लगता है बनारस में आकर थोड़ा सुधर गई है। तो वैसे अच्छा है, मुझे परेशान नहीं करेगी। निशी ने भी अपने बगल में चलते हुए वंश को देखा और मन ही मन कहने लगी, सही कहा था अंजलि ने, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं सोचती थी। लेकिन अकड़ देखो, अभी भी वही है। सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि तुम भी कुछ ले लो। डरता होगा ना कहीं पैसे न देने पड़ जाए। और ये क्या, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। तुम्हें गौरी के साथ जाना चाहिए, उनके साथ तुम भी कुछ खरीद सकती हो। वंश ने एकदम से कहा, हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निशी ने कहा, चलो वो देखते हैं, अच्छा लग रहा है। कहते हुए वंश निशी को बगल वाली दुकान पर ले आया, जहां कुछ रंग बिरंगे कंगन रखे थे। वंश ने दुकान वाले को कंगन दिखाने को कहा। निशी के लिए अब वंश को समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। वंश ने कंगन लिया और निशी को पहनने को दिया, लेकिन निशी ने यह सब पहले कभी नहीं पहना था, इसलिए वह जैसे तैसे उस कंगन को अपने हाथ में फंसाने की कोशिश करने लगी। वंश ने देखा तो उसके हाथ से कंगन लेकर उसे खुद पहनाते हुए कहा, जितनी जबान चलती है काश तुम्हारा उतना दिमाग भी चलता। वंश की बात सुनकर निशी ने उसे घूरते हुए देखा, लगा जैसे वह अभी उसका खून कर देगी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर।